हमारी पहले मेन समस्या है पद। अगर पद होंगे तो वेतन तो अपना पाएगा ही आएगा। तेईस साल का बेटा बेरोजगार है, पति 60 साल का, क्या से जीवन काटूंगी। और हम लोग पिछले 20 साल से कॉलेज प्रशासन से यही मांग करते रहे कि हमारे पदों का सृजन किया जाए, हमको नियमित किया जाए। नमस्कार, मैं राहिल और इस टाइम जेजेएन की टीम मौजूद है सुशाचारी अस्पताल में। आइए जानते हो अपने कर्मचारी की मांगे उन्हीं के मुंह से। जी, आपका नाम? मेरा नाम नीरज हेड़िया। तो नीरज जी, आप बताना चाहेंगे कि आपकी मांगे क्या हैं और मतलब किस प्रकार से आपकी सुशाचारी में आपके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है आप सभी के प्रति? देखिए, हमारा क्या है, हमारी कोई अलग से कोई मांग नहीं है। हमारी एक मांग है जो विगत हमारी 20-25 सालों से है, क्योंकि हम लोग भी विगत 20-25 सालों से यहाँ पर लगभग सभी कर्मचारियों को 15 से 20 साल तो हो चुके हैं। हम लोग की शुरू से एक ही मांग रही है कि हमारे यहाँ पर पद सृजित किए जाएँ। पद सृजित करते हुए हमारा नियमितीकरण किया जाए, क्योंकि जब भी कोई सर्विस आप आउटसोर्स लेते हैं ना, तो आउटसोर्स में 210 दिन से ज़्यादा किसी भी कर्मचारी को रखा नहीं जा सकता है। और हम लोग 20 साल से जब यहाँ पर काम कर रहे हैं तो यानी कि हमारी आवश्यकता है। और आज जैसा सभी मीडिया के माध्यम से दिख ही रहा होगा, अखबारों में सब जगह पे सुशीला तिवारी की ये सिर्फ 2 घंटे की हड़ताल में व्यवस्था चरमरा गई। इससे प्रतीत होता है कि सारा कार्य इस टाइम पर सुशीला तिवारी के कर्मचारी उपनल वाले हम ही लोग कर रहे हैं। और हम लोग पिछले 20 साल से कॉलेज प्रशासन से यही मांग करते रहे कि हमारे पदों का सृजन किया जाए, हमको नियमित किया जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश कॉलेज में अभी तक का पिछले 20-22 सालों में 13 प्राचार्य बदल गए, लेकिन किसी भी प्राचार्य ने हमारे पदों को सृजित कराने की कोई प्रयास नहीं किया गया। और आज भी वर्तमान में स्थिति ये आ गई है कि वित्त विभाग ने इनको 2016 में भी बोला था कि आप लोगों के पद सृजित नहीं है। कॉलेज प्रशासन से वित्त विभाग ने बोला था पद सृजित नहीं है, आप यहाँ पर पद सृजन कराइए। लेकिन उसको भी 9 साल बीत चुके हैं। कॉलेज प्रशासन ने तब से लेकर आज तक का पद भी सृजित नहीं कराए। अब स्थिति ये आ गई कि वित्त विभाग ने कह दिया कि अब हम बिना पदों के आपको जो है वेतन जारी नहीं कर सकते हैं। तो अब मैं कॉलेज प्रशासन से, राज्य सरकार से जानना चाहता हूँ, क्या पद सृजित कराना हम कर्मचारियों का काम है? पद तो आप कराएंगे ना, हमारा काम है अपनी सेवाएं देना और पूरी तन्मयता से, पूरी ईमानदारी के साथ में। जबकि अभी आपने देखा होगा बीच में कोविड काल चला था 2020 के टाइम पे, उस टाइम पे जहाँ पर जिस टाइम पे नियमित कर्मचारी अपने घरों में बैठ रहा था, दुबक के बैठ रहा था, तो उस टाइम पे फ्रंट वॉरियर के रूप में हम उपनल कर्मचारी ही आगे थे। और हमारे बीच में कई लोगों की जान भी गई। एक भगवती अम्मा हुआ करती थी हमारी, वो ऑन ड्यूटी काम करते करते वहीं पर ही मेडिकल कॉलेज में मर गई थी। तो उसके बाद भी सरकार का सीन मन नहीं पसीज रहा है। और आज वित्त विभाग ने कह दिया कि आपके पद नहीं है तो हमको वेतन नहीं देंगे, ये कह के पिछले 4 महीने से हमारा वेतन जारी नहीं किया गया। तो आपकी मेन समस्या क्या है, पद या वेतन? हमारी पहले मेन समस्या है पद। अगर पद होंगे तो वेतन तो अपना पाएगा ही आएगा। अब हमारे वेतन क्यों रुक रहा है? वेतन इसलिए रुक रहा है क्योंकि पद नहीं है। सरकार कहती है कि आप स्वीकृत पदों से अतिरिक्त हैं। अरे जब हम स्वीकृत पदों से अतिरिक्त हैं तो एक चीज़ बताइए, कोई कौन से ऐसा डिपार्टमेंट है, आप बता तो दीजिए कि वहाँ पर आदमी, हमारा उपनल का आदमी काम नहीं कर रहा है। अगर वो काम नहीं कर रहा है तो काम चल कैसे रहा है? तो कहाँ से पद अतिरिक्त हो गए? उसके अलावा बताना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में तो ये स्थिति है कि सुशीला तिवारी है, हमारा कैंसर हॉस्पिटल चल रहा है, लेकिन अभी हमारा 120 बेड का टीबी चेस्ट डिपार्टमेंट शुरू होने वाला है। ठीक है, वहाँ पदों की आवश्यकता है। हमारा कैंसर का विस्तारीकरण हो रहा है कैंसर हॉस्पिटल का, वहाँ पदों की आवश्यकता पड़ेगी। तो कहाँ से पद कम है? आप कहते हैं कि पद अतिरिक्त हैं, आप लोग अतिरिक्त हैं। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, अभी वर्तमान में जो हमारा कैंसर हॉस्पिटल संचालित हो रहा है, कैंसर हॉस्पिटल में मात्र 4 या 5 पेशेंट, अभी आप लोग जाके देखेंगे तो 4 या 5 पेशेंट मैक्सिमम रहते हैं। लेकिन उन 4-5 पेशेंटों के लिए नर्सें कितनी भर्ती है आपने? 64 नर्सों की आपने भर्ती कर दी, नहीं अभी आई हैं जो। और एक नर्स का वेतन लगभग 70,000 से अतिरिक्त ऊपर है। 70,000, याद रखिए, 70,000 से ऊपर एक नर्स का वेतन है। उस एक नर्स के वेतन में सुशीला तिवारी के जो उपनल कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिनको 4 महीने से वेतन नहीं दिया, एक नर्स का वेतन में कम से 5 से 6 कर्मचारियों का वेतन निकल जाता है। और आपने 64 नर्सें एक्स्ट्रा रख रखी है। एक मरीज के ऊपर कम से कम वहाँ पर 7-8 नर्सें हैं एक मरीज के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर जो हम लोग इतने 20 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, आप हमारे पास सृजित नहीं कर रहे हैं, नर्सों का पर सृजित कर दे रहे हैं। तो अब इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है?
तो ये आपका से आंदोलन कितने दिन से चल रहा है यहाँ पे? ये आंदोलन हमारा सोमवार से शुरू हुआ था, इसी मंडे से शुरू हुआ था। ओके। और ये भाई हमारा 2-2 घंटे का कार्य बहिष्कार का है, इतवार तक का रहेगा। और फिर आगे क्या करना है उसके बारे में हम लोग सब लोग डिसाइड करेंगे कि ऐसे ही चलेगा या इस अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करा जाएगा या कुछ और, तो इसके बारे में भी निर्णय लेना अभी बाकी है। तो ये बात आपने करी ये अस्पताल प्रशासन की, पुलिस प्रशासन या कोई सर्वश्रेष्ठ अधिकारी आपसे इस बात में मिलने आया है, कोई आश्वासन उन्होंने दिया आपको? देखिए हमसे अभी तक का कोई प्रशासन मिलने के लिए नहीं आया। पुलिस प्रशासन और प्रशासन की बात करिए, सामान्य प्रशासन, वो उनसे तो खैर इतना कोई हमारा वो है नहीं। लेकिन दुर्भाग्य तो देखिए कि हमारा कॉलेज प्रशासन हमारे पास नहीं आया है। आज 4 दिन हो गए हैं। हंसी की बात है, हंसी की बात मतलब वह नहीं है, विडम्बना देखिए। हम इस स्थान के अंदर बैठे हैं, इसी के अंदर हमारे MS साहब भी बैठते हैं, इसी के अंदर भी प्राचार्य साहब भी अपने TMT डिपार्टमेंट में बैठे होंगे, लेकिन कोई भी हमसे मिलने के लिए यहाँ पर धरना स्थल पर नहीं आया है। एक अपील आज मैं देख रहा था, कई बार एक देख रहा था छाप के चिपका रखी गेट पे कि आप लोगों से मानवता के नाते अपील की जाती है कि आप लोग अपना धरना समाप्त करके वापस कार्य में आ जाए, क्योंकि आप मरीजों को परेशानी हो रही है, दिक्कतें हो रही हैं। अरे सरकार, हम आपसे पूछना चाहते हैं, 20 साल से जो हम बिल्कुल गर्त में जाते जा रहे हैं, बिल्कुल अपना आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे यहाँ पर ऐसे कर्मचारी है ना, किसी का 2 महीने बाद, किसी का 4 महीने बाद रिटायरमेंट हो रहा है। वो सोचिए वो क्या लेके जाएंगे अपने बच्चों के लिए। हमारी स्थिति तो इतनी दया नहीं, आपको हमारे पर दया नहीं आ रही है। आपको दया आ रही है कि भैया अस्पताल में व्यवस्था चरमरा रही है। अरे अब हम थोड़ी ना चाह रहे हैं हड़ताल करना, हम तो खुशी खुशी काम करना चाहते हैं। जब कोविड था, कोविड में भी आपको याद होगा 2020 में भी हमारी हड़ताल चल रही थी, लेकिन मानवता को देखते हुए बिना किसी चीज़ के कॉलेज प्रशासन, नहीं तो हमने तो अच्छी खासी हमारी हड़ताल चली थी, हमने अटके रहना था, वहाँ पर हिलना ही नहीं था, लेकिन हमने मानवता के खातिर हमने कहा चलिए यार हमारी ऐसे किसी कोविड मरीज की जान ना जाए, कुछ ना जाए, तो हम लोग ने मानवता के नाते हम लोग खुद कार्य बहिष्कार छोड़ के वापस आ गए थे। अब कब तक का हम मानवता हम ही दिखाते रहेंगे कि हमेशा? मानवता आप भी तो दिखाइए, थोड़ी सी सरकार तो दिखाइए। अब परसों सचिवालय में मीटिंग हुई, माननीय मंत्री जी हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री उनके अध्यक्षता में, जिसमें वित्त विभाग के सचिव बैठे थे, कार्य विभाग के बैठे थे, न्याय के बैठे थे, हमारे चिकित्सा शिक्षा के बैठे थे, हमारे डायरेक्टर साहब चिकित्सा शिक्षा के, सारे विषयों में बात हुई, प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य से संबंधित सारे विषयों में बात हुई। और हमको इतने दिन हो गए यहाँ पर बैठे हुए, हमारे विषय में एक बिंदु तक का किसी के मुँह से नहीं निकला कि यार इनका भी भला करना है, बेचारे परेशान है, 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। किसी ने हमारे बारे में, किसी अधिकारी ने जिक्र नहीं करा। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी जो समस्या सभी यहाँ पे कर्मचारी कर रहे हैं, इस टाइम फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे? एक बार ध्यान बताएंगे ध्यान को सबको। देखिए कर्मचारी की स्थिति तो आज की ऐसी है ना, कर्मचारी क्या फील कर रहा है, कर्मचारी तो इतना बुरी स्थिति में आ गया है। लगभग हमारे यहाँ पर 70% जो कर्मचारी है वो पहाड़ों से यहाँ आके काम कर रहा है। निश्चित रूप से वो यहाँ पर किराए के मकानों में रह रहे हैं, किराए के मकानों से अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब किराया मकान मालिक की भी ठीक है, हम भी इसकी भी समझते हैं, मकान मालिक की भी वो होती है। 1-2 महीने उन्होंने छोड़ दिया किराया, चलो कोई बात नहीं, आ जाएगी तुम्हारी तनख्वाह। अब 4 महीने हो गया, मकान मालिक भी तो कहीं ना कहीं पर इसी किराए से उनका भी कुछ ना कुछ चलता ही होगा। मकान मालिक अब कब तक छोड़ेगा आपको? मकान मालिकों को ना घर से निकालना शुरू कर दिया है। ठीक है, बिजली पानी का बिल देखिए, कोई सरकार फ्री नहीं करती है कि आपकी तनख्वाह नहीं आई, जब आएगी तब दे देना, ऐसा कुछ नहीं, वो देना पड़ रहा है। स्कूलों ने अल्टीमेटम दे दिया, आपके बच्चों को जो है स्कूलों से निकाल दिया जाएगा। देखिए अप्रैल पीक होता है, मेन अप्रैल में क्या होता है, आपको एनुअल चार्जेस देने होते हैं। अप्रैल के साथ में मई जून की आपको फीस देनी पड़ती है। कर्मचारी बेचारे जो यहाँ से जो भी न्यूनतम उनको मिल रहा है उससे जैसे तैसे बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं, उनको स्कूलों से नाम काटने की धमकी मिल रही है। तो ऐसी स्थिति है। कई कर्मचारी कोई हल्दू चौड़ से आ रहा है, कोई मोटा हल्दू से आ रहा है, कोई काला ढूंगी से आ रहा है, आने जाने के लिए किराए के लिए पैसा नहीं है उसके पास। तो इतनी विपरीत परिस्थितियों में आदमी यहाँ पर काम कर रहा है, उसके बाद भी सरकार के कानून में जू नहीं रहेंगी, ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो ये सब हाथ देखने के बाद आपका अगला रुख क्या रहेगा, कदम क्या आपका? देखिए अब अभी तक तो हम कर्मचारी को संभालते रहे हैं, कर्मचारी बहुत गुस्से में है। अब वो कल को क्या स्टेप उठाता है तो उसके बारे में जानकारी तो हमको भी नहीं है, लेकिन कुछ तो बड़ा ही चाहिए, मतलब लगता है ये देख के तो लग रहा है कि सरकार भी कुछ बड़ा चाहती है हमसे कि तुम कुछ बड़ा करो तभी हम तुमको देंगे। नमस्कार नमस्कार जी, आपका नाम? मेरा नाम मीना गुप्ता है। मैं विगत 20 सालों से यहाँ पर कार्यरत हूँ अटेंडेंट के पद पर, और 20 सालों से कम हमने 10-12 बार अपना इतना यहाँ पर अपना वो दिखाया है, इतना इन लोगों से मांग की है, लेकिन 20 सालों में इन्होंने आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की। हम 2006 से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। 2006 में जब हम यहाँ पर आए थे तो ठेकेदारी प्रथा थी। ठेकेदारी प्रथा में हमें 40 दिन की ड्यूटी करा के 25 दिन का वेतन मिलता था, मात्र 1200 रुपये।
उसके बाद हमने लड़ाई करी, लड़ाई करते करते हम लोगों का अकाउंट पे के लिए हमने लड़ाई करी, अकाउंट पे हुआ। उसके बाद हम लोगों को ठेकेदारी से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर हमने 2009 में 7 महीने ये बुद्ध पार्क में हम लोगों ने हड़ताल की थी। 7 महीने दिन रात, आंधी तूफान बारिश, हर चीज़ में हम वहीं डटे रहे। हमने लास्ट में 22 लोगों ने जहर तक खा लिया था। अच्छा, जहर खा लिया था। उसके बाद भी इन लोगों ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। 20 लोगों का जहर खाना एक बहुत बड़ी बात होती है। और उसके बाद हम लोगों को कुछ करने के बजाय हम लोगों को उल्टा केस दायर कर दिया गया था, जो 7 साल हम लोगों ने केस लड़ा। 7 साल केस लड़ने में क्या स्थिति होती है, 1 महीने में 2 तारीखें तक लग जाती थी। हम लोग मतलब रोटी से पैदल थे, यहाँ से जजी कोर्ट तक जाना 20 लोगों का कितनी परेशानी वाली थी। कितने लोगों को बंद कर देते थे, उनके पास जमानत ही नहीं होते थे। हम लोगों ने कैसे करके अपने दिन काटे। लेकिन उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत जी का, जिन्होंने हमारा केस वापस दिलवाया। उसके बाद से भी हम लड़ते रहे। 78 दिन की हड़ताल मैंने पिछली बार करी थी। शमशान में हमने दीपावली मनाई थी और उसके बाद इन लोगों की आंखों पे कोई दया नहीं आई। 78 दिन का वेतन हमसे बोला गया था कि आपको 78 दिन का वेतन दिया जाएगा, वो भी हमें नहीं दिया गया। 3 साल हो गए उस बात को भी। और घोषणा के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जब उनके 3 साल पूरे हुए थे तो घोषणा की थी कि सब तुम्हारे पद सृजित करके तुमको नियमित किया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। उसके लिए हम लड़ते लड़ते यहाँ तक आ गए। आज 4 महीने हो गए, 4 महीने से कि वेतन नहीं आया। ये सब मेरी बहनें हैं जो किराए पे रहती हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, नाती पोते हैं। ये लोग कहाँ से फीस दें? बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है, इनके सामान बाहर फेंकने की तैयारी हो रही है। मैं खुद, मेरी रिटायरमेंट की डेट 27 में है, मैं 27 में रिटायर हो जाऊंगी। मेरे पति 60 साल के हैं और मेरा 23 साल का बेटा जो बेरोजगार है। क्या करूंगी मैं? 4 महीने से मैं कैसे चला रही हूँ अपनी घर गृहस्थी? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या यहाँ के सब अधिकारियों के दिल पत्थर के हो गए हैं? यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, इतने बड़े बड़े अधिकारी, जरा सी कोई बात होती है तो पूरा फोर्स वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन हमारे लिए कहाँ सो गए हैं? कहाँ सो गए मुख्यमंत्री जी? कहाँ सो गए प्रधानमंत्री जी? यहाँ के विधायक, सांसद कहाँ हैं सब लोग? किसी ने 4-5 दिन से हम लोग यहाँ पर कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, कहाँ हैं वो लोग? एक बार उन्होंने हम लोगों से पूछा कि तुम्हारी स्थिति क्या है? उनका तो एक कुत्ता भी होता है ना, तो वो उससे भोजन, अच्छा भोजन, हमारे से अच्छा भोजन उस कुत्ते का होता है। उसको 1 लाख का सोफा मिलता है बैठने के लिए, हम लोगों को बैठने के लिए चटाई तक नहीं है। क्या करें, हम कहाँ जाएं बताइए? मैं इस बात से इतना मैं त्रस्त हूँ कि लगता है कि कभी कभी अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूँ, लेकिन क्या करूँ? मेरे पीछे मेरा बेटा है 23 साल का, एक ही बच्चा है मेरा। मैं उस बच्चे को किसके सहारे पे छोड़ कर जाऊँ? आज मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, इतनी दुखी हो गई हूँ कि मैं कुछ कह नहीं सकती। 4 महीने से तनख्वाह नहीं आने की स्थिति क्या होती है ये हम लोगों से पूछो। ये प्रसाद जितने परमानेंट स्टाफ है यहाँ पे 70, 75, 1 लाख तनख्वाह लेते हैं। इनका एक दिन वेतन नहीं आता है तो इनके घर में लाले पड़ जाते हैं, मर जाते हैं, ये बिल्कुल जिंदा मर जाते हैं। लेकिन हम कैसे जी रहे हैं? हमसे पूछे ना कोई, पूछे हमारी बहनों से क्या स्थिति है इन लोगों की सबकी। कोई पूछने वाला है यहाँ पर? किसी के मन में रत्ती भर भी दया है? नहीं है। निर्दयी हो गया ये। कितने सरकारें आई, कितनी सरकारें चली गई, किसी ने हम लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचा। आज मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, इसलिए मैं अपने दिल की बात बोलना चाह रही थी। मैंने इसीलिए भैया आपको बुलाया कि मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। आप बताइए, जो 1.5-2 साल बाद रिटायर होने वाली है, 23 साल का बेटा बेरोजगार है, पति 60 साल का, क्या से जीवन काटूंगी मैं? क्या करूँगी? बच्चे की पढ़ाई आगे नहीं करा पा रही हूँ मैं। इतनी कम तनख्वाह में क्या कराऊँगी मैं? तो आपका प्रशासन, पुलिस प्रशासन, अस्पताल प्रशासन, क्या मैसेज है? क्या आप कहना चाहते हैं आखिरी बात की? मैं ये कहना चाहती हूँ, सबसे पहले हमारा पद सृजित करा के हम लोगों को वेतन हमारा जो 4 महीने का रोक रखा है वो दे। और सबसे पहले हमें पद सृजित चाहिए। पद सृजित होंगे तो वेतन तो ये अपने आप देंगे। ये देंगे, इनके गुरु देंगे वेतन, कोई नहीं रोक सकता हमारे वेतन को। लेकिन सबसे पहले हमारे पद सृजित होने चाहिए। 20 साल से कहाँ सोए हुए थे ये? जब 2018 में कोर्ट का आदेश आया था कि इनको नियमित किया जाए 10 साल या 5 साल वालों को, और समान कार्य के लिए समान वेतन। हमारे जैसा कार्य करने वाले अटेंडेंट लोग, उन्हें 40,000 तनख्वाह मिल रही है। कैसे? काम वो भी वही कर रहे हैं, काम हम भी वही कर रहे हैं, बल्कि वो हमसे और ज़्यादा फैसिलिटी मिली है उन्हें। नाइट ड्यूटियाँ वो नहीं करते हैं, 8 से 2 बजे ड्यूटी करते हैं, अपने घर चले जाते हैं। हमारे साथ नाइट ड्यूटी भी करता है, 12 घंटे की ड्यूटी भी करता है, इवनिंग भी करता है, मॉर्निंग भी करता है। और मैं मोटा हल्दू से यहाँ ड्यूटी करने आती हूँ। 70 रुपये रोज़ मुझे डेली चाहिए। कहाँ से ला रही हूँ? कितना कर्जा ले चुकी हूँ मैं, कहाँ तक निपटाऊँ उस कर्जे को?
और जितनी तनख्वाह आएगी उससे ज़्यादा तो मेरा कर्जा हो गया मुझ पर। 2 किस्तें जाती हैं मेरी, लोन ले रखा है, वो 2 किस्तों के लिए मेरे पास पैसे नहीं हो रहे। मेरे को यही टेंशन खाई जा रही है रात दिन की, कैसे होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। नमस्कार, मेरा नाम सत्यवती कश्यप है। मैं यहाँ पर ड्यूटी कर रही हूँ 24 साल से। 24 साल से बराबर अपनी ईमानदारी के साथ हमने आज तक ड्यूटी करी है। और कोरोना में जब कोरोना आया था, सबसे पहले हम लोग, और ये हैं एक और 3-4 लड़के थे, सबसे हमें पता ही नहीं था कोरोना होता क्या, अपनी जान दांव पर लगा के हमने सब सेवा भरपूर दी हमने जब तक कोरोना चला था। और आज तक हमने यहाँ पर इस तरीके से ड्यूटी कर रहे हैं अपनी ईमानदारी के साथ। और अब तक हमारी तनख्वाह मिल रही थी। अब एक ईद में इन्होंने तनख्वाह हमारी बंद कर दी, कह रहे तुम्हारा पद नहीं है। तो पद अब तक 24 साल से कहाँ थे आप? पद क्यों नहीं बनाए? 24 साल से एकदम से तुमने तनख्वाह रोक दी। बताओ हम कहाँ जाए, किससे कहें? अब ये परेशानी हो रही है। मकान मालिक सामान फेंक रहा है किराए के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए पैसे नहीं है रहे। और बच्चों से किसी से मांगती हूँ 50-50 रुपये, तो बहुत गुस्सा करने लगे, कहाँ तक ने तुम्हारे लिए, ये तुम्हारी तनख्वाह क्यों नहीं आ रही है? अब जो तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, हमारी तो इतनी मुश्किल हो गई है, क्या पता मैं किसी दिन मैं खुद को ही ख़त्म कर लूँगी। सही बात, आऊँगी ना मर ही जाऊँगी मैं तो। सही बात कर रही हूँ कि बच्चे भी गुस्सा करने लगे कि अब तनख्वाह दें, पैसे कहाँ से दें? 2-3 महीना हो गए। और तनख्वाह ज़्यादा हो तो कुछ दिन के लिए बजट बना के रखो। 1-1.5 महीना चला तब बजट, उसके बाद ख़त्म। अब रोज़ की रोज़ मांगना पड़ रहा है। कभी उस बच्चे से मांगो, कभी उस बच्चे से मांगो, तो वो गुस्सा कर रहा है कि रोज़ तुम्हें कहाँ से दें पैसे, तो तुम्हारी तनख्वाह, तुम ड्यूटी क्यों जा रही हो? और आपकी दिक्कत क्या है? यही परेशानी है जो इतने साल से कर रहे हैं। सन 2000 से हम लगे हुए हैं, ना तनख्वाह आ रही है और कैसे क्या खाएं? दुकान वाले राशन नहीं दे रहा, कमरा मालिक ने सामान निकाल कर फेंक दिया है। छोटे छोटे नाते पोता हैं, बच्चे हैं हमारे, कहाँ जाएं? दिक्कतें तो बहुत है, मगर ये भूखे प्यासे ही ड्यूटी कर रहे हैं, भूखे प्यासे ही ड्यूटी कर रहे हैं। अगर थोड़ा काम रह जाए तो उसके ऊपर अफसर लग रही है। तो काम भरपूर रह रहे हैं, 2-2 3-3 बार में ड्यूटी कर रहे हैं, फिर भी भूखे रह रहे हैं, प्यासे रह रहे हैं। ये नहीं पूछ रहा हूँ कोई कि प्यासे रह रहे हो, भूखे रह रहे हैं, कैसे ड्यूटी कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हो, क्या परेशानी तुम्हें? कोई उन्हें काम से मतलब काम करे रहो। अगर काम थोड़ा रह जाए तो ऑप्शन लगा दो। भैया हम अपने भूखे प्यासे ड्यूटी कर रहे हैं, फिर भी तुम हमारी ऑप्शन लगा रहे हैं। काम करा है, कहाँ लो आदमी का दिल दुखा रहे हो? जरा से काम रह जाए फिर आदमी को दिल दुखा रहे हो ऊपर से। ये सही बात तो, अच्छी बात हो है। सरकार ने सरकार को अवेलो पद हो, आप पद खत्म कर दिया। हमारा तनख्वाह है हमारी जो परमानेंट, जिनकी तनख्वाह भरपूर है, उनकी हर महीने आ रही है तनख्वाह। और हमारी जगह पे अगर उनकी संतान होती तब क्या होता? तब ये सोचते हमको भूखा मारने देते, अपनी संतान को मरने देते। हम उनकी संतान की समान हैं। जो हमारे ऊपर जो बड़े अधिकारी हमारे जो हैं, जो जिनके अंडर में है सब कुछ, वो हमारे पिता के ही समान है। ऐसे समझ लो कि हमारा वो नहीं सोचेंगे, हम उनकी संतान के समान हैं। हमने आज तक सेवा दी है यहाँ पर, आज तक कोई बता दे कैसी भी कहीं से कहीं तक, कोई पूरी ईमानदारी के साथ हमने ड्यूटी निभाई है। अब वो हमारे बारे में नहीं सोच रहे। अगर इस जगह पर उनका बेटा या बेटी होते तो सोचते नहीं, इसकी भूखे मरने देते। अरे हमको कुछ ना है तो आयुष्मान ही दे दो, हमारा आयुष्मान रुका हुआ है, वो ही दे दो, तब तक पद जारी होंगे, तब तक कुछ तो खाएंगे हम, उसी में गुजारो कर, कुछ तो खाएंगे हम। आयुष्मान वगैरह कुछ भी दे दो हमारा, तब तक कुछ तो खाएंगे हम। जब तक पद जारी करो, कौन पद जारी है? पद के एकदम से हम तो एकदम तनख्वाह बंद कर दी। कोई गलती है? हमारा कसूर क्या है बताओ? हमारा कसूर क्या है जो एकदम से तुमने तनख्वाह बंद कर दी? आज तक भरपूर हमने ड्यूटी निभाई है, बराबर अपने सहयोग दे रहे हैं यहाँ पर हॉस्पिटल में। हमारा गलती क्या है? तुमने एकदम से बंद कर दी तनख्वाह। आयुष्मान दे दो, कुछ भी तो दे दो हमें, जो हम कुछ खाएं, यहाँ तक पहुँचे। भूखे रह के हम कैसे करेंगे बताओ? 4 महीने हो गए, ये 4 महीना चल रहा है। तो देखा आपने, हमने किस प्रकार आपको 4 महीने से उपनगर कर्मचारी को जो वेतन नहीं मिल रहा था उनकी दिक्कतों से रूबरू कराया। आगे की अगली रिपोर्ट के लिए जानने के देखते रहिए JJN न्यूज़। मैं राहिल अपने कैमरा पर्सन संगीता के साथ। धन्यवाद।